नमस्कार। रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर ये बात 100% सच साबित होती है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद का सहारा लिया, आतंक को पाला पोसा, आतंकियों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी बल्कि आज भी आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री और पनाहगाह पाकिस्तान ही है। भारत ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर बड़े आतंकी हमलों में किसी न किसी रूप में पाकिस्तान का नाम जरूर जुड़ता है। लेकिन कल तक जिस आतंकवाद को वो दूसरों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार समझता था, आज वही आतंकवाद और उसके बनाए आतंकी उसके लिए नासूर बन गए हैं। कहे तो उसके बनाए आतंकी अब पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बन गए हैं। उसी का सबसे ताजा नमूना है कल पेशावर की मस्जिद में हुआ बड़ा आतंकी हमला, जिसमें अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में ज्यादातर पुलिस वाले हैं। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। इस तहरीके तालिबान को किसने पाला? खुद पाकिस्तान ने पाला। अफगानिस्तान में तालिबान को किसने तैयार किया? खुद पाकिस्तान ने तैयार किया। और ये बात पाकिस्तान के हुक्मरान, जिनमें परवेज मुशर्रफ समेत तमाम बड़े लोग शामिल हैं, वो मानते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में गिरता है। और ये बात पाकिस्तान पर इस समय सच साबित हो गई है। आंकड़े कहते हैं कि बीते 22 सालों में पाकिस्तान में करीब 16,000 आतंकी हमले हुए, जिनमें 28,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान ये कब समझेगा कि आतंक से नहीं, विकास से पाकिस्तान का भला होगा, नफरत से नहीं, भाईचारे और सौहार्द से उसकी स्थिति दुनिया में बेहतर होगी, घड़ियाली आंसू बहाने से नहीं। सवाल ये भी है कि आखिर आज हम ये बहस क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज बड़ी बहस कसम संविधान का में इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने बिछाए आतंकी के जाल में फंस गया है। क्योंकि अफगानिस्तान तक अब बोल रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों से उन्हें खतरा है। क्योंकि न्यूक्लियर देश में बढ़ते आतंक से पूरी दुनिया पर भी खतरा बढ़ चुका है। क्योंकि अस्थिर पाकिस्तान भारत के भी पक्ष में नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान कंगाल होने के कगार पर है। हर एक पहलू पर करेंगे सार्थक बहस। तो आज इसी पर बात होगी। कुछ कड़े सवाल भी पाकिस्तान से पूछे जाएंगे, क्योंकि भाई पाकिस्तान के लिए तो आतंक भस्मासुर बन गया है। लेकिन जिस आग से उसने भारत को जलाने की कोशिश की, भारत भी कई दशकों से इस आतंकवाद के दंश को झेल रहा है और पाकिस्तान को बार बार समझाया है, लेकिन वो है कि मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में पाकिस्तान के जब सर पर आ चुकी है, जब ये आतंकी भस्मासुर बन चुके हैं, तो आगे पाकिस्तान के लिए क्या रास्ता है? क्या पाकिस्तान इन्हीं आतंकियों के हाथों निस्तनाबूद हो जाएगा, या ऐसे न्यूक्लियर नेशन के यहाँ इतनी अस्थिरता, क्या ये दुनिया के लिए खतरा नहीं है? इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवास साहब जुड़ेंगे। अमित रैना जी जुड़ चुके हैं, कश्मीरी पंडित है। कश्मीर, वहाँ के माहौल को और पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है उसको बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। हसन दुरानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद अहमद साहब लीडर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सलाम इरशाद साहब। उज़मा करदार जी लीडर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, वो मेरे साथ जुड़ी होंगी। और हैदर हयात साहब डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान है, वाया स्काइप से मेरे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत हम हमेशा की तरह करते हैं इरशाद अहमद साहब से। इरशाद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ सीख मिली 100 लोगों के हलकान होने के बाद कि भाई ये तो हमारे ही लिए मुसीबत बन गए हैं? आपने 40 साल पाला इन लोगों को। दीपक बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। मैंने भी आपके पहले शो में भी एक शो कर रहा था, मैंने उनसे सवाल यही किया था, क्यों मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा, इमाम बारगाह, इन्हीं में धमाके होते हैं, क्यों पब में नहीं होते, क्यों जुए खाने में नहीं होते? क्यों पब में भी हुए, जुए खाने में भी हुए। मैं बताऊं आपने इजराइल में क्या हुआ था आपको? आप जरा मुझे करने दें। आपको पता है बाली में कहाँ पे धमाका हुआ था? एक नाइट क्लब में। पहले देखो, धमाका हुआ, आए रोज मस्जिद, मंदिर। ना मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए सर। मैं आपके सवाल तेल अवीव जेरूसलम में, तेल अवीव के अंदर जो है कई धमाके हुए पबों के अंदर। देखें, हमेशा से हमारे पाकिस्तान बाली में हुआ, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, इन काबुल में क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि इस खिते को बर्बाद किया जाए।
कौन लोग हैं ये हमें सबको मिलके पता लगाना चाहिए। दीपक मुझे सुन नहीं रहे आप? नहीं, हमने तो मेरा दिल इस वक्त हम तो आपको 30 साल से बता रहे हैं कि आपके पाले हुए लोग हैं। दीपक हम तो 30 साल से बता रहे हैं कि क्या आपके पाले हुए लोग हैं। आंसू रो रहा है मेरा दिल इस वक्त। मेरा पाकिस्तान, मेरा हम इस वक्त ऐसे हैं कि जैसे हम सब मर गए हो। क्यों मर गए हैं कि हमारे 100 से ज्यादा लोग, मेरे बहन भाई। और ताज होटल में आतंकी हमला किसने कराया था? और जो हाफिज सईद और जकीर रहमान मक्की ने, वो भी होटल ही था। ये देखे फिर आप मुझे चाह रहे हैं कि मैं आपकी तरफ आऊं, कि आपसे कहूं कि आप करवाते हैं मेरे मुल्क के जरिए, कलभूषण के जरिए। आप कह रहे हैं ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में क्यों हमले होते हैं? मैंने आपको बता दिया। मैं आपके यहाँ तो एक स्कूल में भी हमला हुआ था, बच्चों को मार दिया था। दीपक मुझे सुन नहीं रहे हो आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आओ अरे सर, आप ले जाओ ना पॉजिटिव की तरफ। मैंने आपको इतने उदाहरण दे दिए, इसका कार्ड बता दीजिए ना। आपके यहाँ स्कूलों में क्यों धमाके हुए? हमारे यहाँ संसद में ताज पर क्यों हमला हुआ? तेल अवीव के अंदर जो है नाइट क्लब में क्यों धमाके हुए? बाली के अंदर जो है एक पार्टी के अंदर क्यों धमाका हुआ? ये भी सब बता दीजिए ना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तक मत करिए नैरेटिव, ये नैरेटिव झूठा है। अगर आप सुनने की बात नहीं करते तो फिर मैं कहता हूं कि अपने दहशतगर्दों को रोकिए, मत आए मेरी सरहद पार करके। आपके सिखाए हुए लोग, अब मैं फिर इसी तरफ आऊंगा कि आप ही के सिखाए हुए लोग जो काबुल अच्छा, में एक मिनट जब ट्रेनिंग दी, उस वक्त के सिखाए हुए लोग मेरे मुल्क में कभी एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल में कभी कहीं धमाके करते हैं। कलभूषण जैसे, अभिनंदन जैसे ये लोग, ये क्या मुझे फूल बरसाने मेरे मुल्क पे आते हैं? क्या करने आते हैं? मैं तो ये चाहता था कि मैं कहूं, आज मैं कहूं प्यार की जुबान। सर, अभिनंदन ने तो आपके F-16 को गिरा दिया था। चाहते नहीं, फिर आप उसी नैरेटिव पर आ गए। प्रॉब्लम ये ना, आपने मेरे मुल्क प्रॉब्लम ये है कि आप असली दिक्कत समझना ही नहीं चाहते। अपना जहाज गिराया था आपने, अपना जहाज गिरा, अभिनंदन ने अपना जहाज मेरे मुल्क में गिराया था, मेरे शाहीनों ने गिराया था उसको। और हमारी आला जरफी देखे कि हमने उसे वापस किया हिंदुस्तान को, लो यार ये अपना ले लो, मैं वो सुना दूं? हम इसे कुछ नहीं कहते। वो क्या कह रहे थे आपके सांसद, आपकी पार्टी के सांसद, कि आपके विदेश मंत्री के पांव कांप रहे थे? वो सियासी आपके विदेश मंत्री के पांव कांप रहे थे। निकलवाऊं वो स्टेटमेंट? आपके लोग, आप ही के सांसद ने दिया था। ऐसे ही आपके सियासतदान बोलते हैं, ऐसे मेरे सियासतदान ने सियासी जुबान इस्तेमाल की थी। वो कोई उसको छोड़ दीजिए, बात कीजिए अमन की, शांति की, प्यार की। सर, मैं तो अमन और शांति की बात कर रहा हूँ सर। बजाय और बम धमाके हो और मुसीबत बने और एक इंसान का मरना पूरी इंसानियत का मरना। अच्छा, आपने कहा ना, आपने कहा हम दहशतगर्द भेजते हैं। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। इरशाद साहब सुनिए, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, कल का ही है। जब आपने एक स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, कल का ही है। जी सुनाइए। ये सज्जन है मोहसिन डाबर, पाकिस्तान के सांसद हैं, और जनरल सिन्हा और जनरल सिवाच, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हैदर भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, और साथ ही साथ हसन साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। सुनाइए मोहसिन डावर, सांसद है पाकिस्तान के, उनका स्टेटमेंट। Who is responsible for that? पहले तो आप कहते थे कि भाई वो रॉ की सपोर्टेड, हिंदुस्तान की सपोर्टेड हुकूमत है, हिंदुस्तान नवाज हुकूमत है। ये तो आपके चहीते हैं, इनको लाने में तो आपने बुनियादी किरदार अदा किया है पाकिस्तान में। फिर आप उन लोगों को तो सजा दें ना जो रिस्पॉन्सिबल थे उस पूरे अमल में। अब तो आपकी हुकूमत है, आप ही के सांसद बोल रहे हैं, तो बुलाइए ना इरशाद साहब। जो लोग ये काम कर रहे हैं, आप ही के सांसद बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं, इंशाल्लाह मेरे इदारे अब बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं, इसलिए कि हम तबाही से बचाएंगे अपने मुल्क को, खिते को, अमन लाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरे जो आर्मी चीफ अब बने हैं, आसिम मुनीर साहब, इंशाल्लाह ये इतने काबिल हैं, इनकी काबिलियत मानेगी पूरी दुनिया कि इन्होंने खिते में अमन करना है। आप लोग नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं। मैं तो पैगाम दे रहा हूं कल से कि आओ यार मिलके खिते में अमन कायम करें। अच्छा। लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं। आप हम तो कहते हैं ना, बोली और गोली साथ नहीं चल सकती। आप कश्मीर में जो है टारगेट किलिंग रुकवा दीजिए, आतंकवाद रुकवा दीजिए, आके बैठ के बात करिए। ये आप ही को खा रहे हैं सर, इरशाद साहब आप ही को खा रहे हैं। चलिए, आपकी बात सुन ली मैंने, आपको लगभग 7 मिनट दिए, बीच में मैं बोला जरूर, पर आपने अपनी बात पूरी की। मैं जनरल सिन्हा के पास चलता हूँ। जनरल सिन्हा साहब, ये कह रहे हैं ना कि फलाने करते हैं, डिकाने करते हैं, इनका ही सांसद बोल रहा है कि भाई हमारे ही पैदा किए हुए हैं, ये सरकार जो बैठी है तालिबान में, हमारी पैदा की हुई है। अब कौन रोकेगा इनको?
जय हिंद दीपक जी। और हमारे पाकिस्तान से आए इरशाद दुरानी, हैदर हसन साहब, आपको बहुत बहुत खैर मकदम है। और मैं तो सबसे पहले बहुत दुख जाहिर करूंगा कि किस तरह से एक के बाद एक सिया मस्जिद में आपने देखा, पहले सिया मस्जिद में 57 मारे गए, 193 जो कि 5 मार्च 2022 को हुआ था। उसके बाद आपने फिर देखा बानू के अंदर में किस तरह से 17 दिन तक उनके पूरे कैंप के अंदर में उनको कैप्चर कर लिया था तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, और 15 फौजियों को हलाक कर दिया। और आप फिर पेशावर में आप देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं पेशावर में तहरीक तालिबान के वो सुसाइड बॉम्बर हैं, 95 मारे गए हैं, 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा घायल हैं, कुछ अभी भी दबे हुए हैं। तो मैं तो बहुत दुख जाहिर करता हूँ, अल्लाह उनको सुकून दे, उनको शांति दे। मगर जो आपने बात कही दीपक जी कि जो चीज़ इन्होंने ये मॉन्स्टर जो खड़ा किया, और जो मॉन्स्टर खड़ा किया, और जो इन्होंने चलाई, और ये आज नाम ले रहे थे मुनीर साहब का। मुनीर साहब DGISI होते थे, और जब हमारा पुलवामा हुआ था वो करवाए थे, वो कहे बड़े काबिल हैं। तो जो इरशाद साहब काबिलात बोल रहे थे ना, उस समय वो DGISI थे, और पुलवामा उन्होंने कराया था, और फिर बालाकोट आपने देख लिया। देखिए आज के अंदर में एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म को जो बात करते हैं, और ये मैं नहीं कहता, UN के रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, US के रिपोर्ट पढ़ लीजिए, और खुद इमरान खान साहब जाके US के पटल में कहते हैं 70,000 आतंकवादी आज के दिन, वो एक साल 1.5 साल पहले कह रहे थे, और 30 से ज्यादा आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के अंदर में घुस रहे, जिसको मुशर्रफ कहते थे, और इनके ये भी इमरान खान कहते थे वो स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। हाफिज सईद हो, मौलाना मसूद अजहर हो, सैयद सलाहुद्दीन हो, वो तो हमारे आका हैं, वो तो अल्लाह से भेजे हुए वो फरिश्ते हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर शांति लाएंगे। जबकि पूरी दुनिया को बांटने के लिए, तोड़ने के लिए देखिए 9/11 से लेकर के कहीं पर भी यदि दुनिया के किसी भी कोने में कुछ होता है तो सीधी उसकी कड़ी जाती है पाकिस्तान में। बिल्कुल, और यहीं से मैं शुरू करता हूं जनरल सिन्हा। हम छोटा छोटा जवाब रखते हैं ताकि सभी मेहमानों को बोलने का मौका मिले, आपको भी बोलने का मौका मिले। मैं सीधे हसन दुरानी साहब के पास चलता हूं। हसन साहब मुझे बताइए, दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला होता है उसके तार पाकिस्तान से ही क्यों जुड़ते हैं? बताइए, क्या कनेक्शन है ऐसा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता प्यार का रिश्ता कहलाता है। आतंकवादियों से प्यार करते हैं आप? आपसे प्यार करते हैं। नहीं, मैं आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आतंकवादी जिनका कोई ना कोई कनेक्शन किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान से जुड़ता है। कनेक्शन होता हो या ना होता हो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको के जोड़ दिया जाता है। देखिए, बद से बदनाम पूरा। अगर आप किसी चीज को, एक आदमी अगर किसी बारी की कोई गलत हरकत कर लेता है तो वो बदनाम हो जाता है, तो उसके बाद कहीं पे भी कोई चीज होगी तो ऑटोमेटिकली लोग यही कहेंगे कि यार ये तो उसी ने किया होगा, क्योंकि वो इसी तरह का। आप बदनाम क्यों हुए, पहली बात बताइए ना आप सर। हसन दुरानी साहब, आप बदनाम क्यों हुए ये भी बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, आपने आतंक को पनाह दी? नहीं, हमने आतंकवादियों को पनाह बिल्कुल नहीं दी। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल अपनी जो है ना, काइंडली थोड़ा सा जो है ना अपने आप को थोड़ा रेक्टिफाई कर लेगा, थोड़ा पॉजिटिव होकर अगर आप बात कर लेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा बात करने में मजा मुझे भी आएगा, आपके साथ आपको भी आएगा। क्योंकि नेगेटिवली जब मैं भी कोई नेगेटिव बात करूंगा तो फिर वो बात मजा नहीं आता। बात यह है कि सर देखिए, तालिबान को हमने बिल्कुल भी पाकिस्तान ने बिल्कुल को क्रिएट नहीं किया। ये मुल्ला उमर साहब ने जो थे उन्होंने इनको बनाया था, और जिस तरह भी बनाया था वो एक अलग इशू है, और जो भी उसमें क्रिएट हुआ, जिस तरह भी हुआ, वो एक अलग इशू है। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज थे, वहाँ के जो लोग थे, उनके साथ क्योंकि आमदोरफ्त उनकी थी, उनकी रिश्तेदारी वहाँ पे थी, लिहाजा उन्होंने अपने कुछ उनकी सेंटिमेंट्स उनके साथ जुड़े हुए थे। पहली बात तो ये थी। जब सेंटिमेंट्स अगर आपके किसी के साथ जुड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप अभी देखिए, अगर कश्मीर की आप बात करते हैं तो कश्मीर में क्या आपके सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े हुए? आपके कश्मीर के लोगों के साथ आपके सेंटिमेंट्स नहीं जुड़े हुए? अगर आप वहां पे जाके किसी बंदे को हेल्प आउट करते हो, या आपके कुछ लोग अगर वहां पे जाएं, उनकी रिश्तेदारी वहां पर है, अगर वो उनको हेल्प आउट करेंगे तो क्या इसका मतलब ये होगा कि इंडिया जो है वो कश्मीर के अंदर या भूटान के अंदर या जो दूसरे तमिल एरिया या इवन श्रीलंका के अंदर भी जो है वो तमिल जो लोग हैं उनके साथ अगर कोई इशू हो रहा है, दूसरे की लाइन छोटी नहीं करते सर, हम अपनी लाइन लंबी करते हैं।
हम अपनी लाइन नहीं, लंबी सर, आप करते हैं, अपनी दूसरे लाइन की नहीं छोटी कर नहीं रहे ना। करते। सर, सुन ये ले, भारत का सुन नहीं ले, है, भारत ने सर, हमेशा सुन से कहा है। ले। और सर 75 सर, साल पहले आप भी सुन हमारे ही ले, भाई थे, सुन ले। सर, आप सर, भी सुन भारत ले, के सुन झंडे ले। के तले थे, सर, तिरंगे के मैं- तले थे, भूलिए मत हसन सर, दुरानी हम साहब। भी सर हम आज भी भाई हैं, हम आज भी भाई हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है कि आप लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, खासतौर पर दीपक साहब आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग कभी भी जुदा नहीं हुए, हमारा जो सेंटिमेंट्स है आपके इंडिया और पाकिस्तान के एक जैसे ही हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि आप जब यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं तो आप अपने आप को बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठा के बात कर रहे होते हैं, दूसरों को बहुत कमतर और बहुत छोटा आपको नजर आ रहे होते हैं। सर मैं तो आपको और इसी बराबरी पे तरह बिठा के आप- बात कर रहा हूँ। आपकी एक, हसन साहब कैसी बात कर रहे हैं? नहीं सर, आप गलत नहीं, मिसालें मत सर, दीजिए। नहीं। मैं आपको बराबरी मैं पे बिल्कुल बिठा सही के कह रहा बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल- हसन भाई कह रहा हूँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ हम नहीं, सर, दोनों आप 75 साल अगर- पहले भाई अगर- थे, एक झंडे के अगर तले भाई- थे। भाई और मैं नहीं थे, आपने वर्ड किया थे, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ है, ठीक है। इसमें नहीं बड़ा सर, फर्क आप हम होता है। दोनों का झंडा थे और अलग-अलग है। बड़ा फर्क होता है सर। देखिए, झंडा अलग होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक चलिए है। मैं आगे चलता हूँ, हमारे आगे बहुत चलता हूँ, सारी ऐसी- आगे क्या आगे आप- चलता हूँ, आगे चलता हूँ, सीधे जनरल सिवाज के पास चलता हूँ। और सिवाज साहब ये बताइए मुझे, हसन साहब ने कहा कि नहीं आज भी हम हैं, क्या पाकिस्तान ने भाई वाली कोई दोस्ती पिछले 75 सालों में निभाई है? कितने युद्ध किए उन्होंने हमारे साथ? हाँ दीपक, बिल्कुल। देखो, युद्ध तो उन्होंने 3 से 4 किए हैं और हर बार युद्ध उन्होंने शुरू किया और हार हुई। 1971 में देखो क्या हुआ कि खत्म 2 हमने हिस्से हो किया। गए, पाकिस्तान के, बांग्लादेश हो गए। और आज बांग्लादेश जो जीडीपी पाकिस्तान से कम थी 1971 में, आज वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है साउथ एशिया में। वही बांग्लादेश जो कि अच्छा नहीं कर रहा था जब पाकिस्तान का हिस्सा था, आज वो कहां से कहां पहुंच गया, ये पाकिस्तान को जाग के देखना चाहिए। ये जो हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान से, उनको समझना चाहिए। जिस प्रकार से ये बार बार एक बात कर रहे हैं कि आतंकवाद जो है हमने नहीं फैला। देखो, हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में, उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने बोला था अगर अपने कोर्ट यार्ड में आप पालेंगे सांपों को और सोचेंगे कि आपके दुश्मन को, आपके नेबर को काटे, एक दिन वो आपको भी काटेगा। अब वो बात आ गई है। आतंकवाद जो इन्होंने क्रिएट किया था आज उनको काट रहा है। आज वो जो अफगानिस्तान में इन्होंने तालिबान को मदद दी थी, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बेसिस दे रहे। आज बेसिस पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो अफगानिस्तान में। यह सच्चाई है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको ग्रे लिस्ट पे भारत के कहने पे नहीं किया था, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में था। 10,000 आतंकवादी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और लॉन्च पैड में जो बैठे हुए हैं, वो किस लिए बैठे हैं? वो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद के भारत की तरफ भेजने के भेजे। तो कहने का मतलब है जब तक पाकिस्तान ये डिनाइल मोड से नहीं निकलेगा, जब तक पाकिस्तान ये स्वीकार नहीं करेगा कि हाँ गलती होगी, आतंकवाद हमने पैदा किया पर अब हम आतंकवाद को बंद करेंगे, तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। सच्चाई ये आतंकवाद के आज ये घुटने टेक गए हैं। इन्होंने जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को जिस प्रकार से जून से लेकर नवंबर तक एक प्रकार सीज फायर किया, वो और भी तेज होगा, और भी तगड़ा होगा। और तालिबान उसकी हेल्प कर रहा है जो अफगानिस्तान में जिसको ये लेके आए थे। तो सच्चाई यह है कि आज पाकिस्तान एक टूटने के कगार पे है, क्योंकि आतंकवाद इतना फैल गया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, फाइनेंशियली $170 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है, पैसे मांग रहे, कोई पैसे दे नहीं रहा। तो ये सच्चाई है। जब तक ये आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे, हालात खराब होंगे। बोल्डली एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ हमसे गलती हुई, आतंकवाद का साथ दिया, मगर अब हम इनके पीछे जाएंगे। मुझे लगता है इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। अगर अभी भी नहीं मानेंगे तो ये 10,000 लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी क्यों बिठा रखे हैं? क्यों नहीं इनको डिसबैंड करते? क्यों नहीं इनको एक प्रकार डिसआर्म करते? मगर पाकिस्तान करने को तैयार नहीं है। और यही रुकते हैं। तो ये सच्चाई है। जन साहब यही रुकते हैं। उज़मा जी के पास चलता हूं। उज़मा जी, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूं और खास तौर पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि आपके पीटीआई के चीफ इमरान साहब ने कहा था कि आज जो अफगानिस्तान है वो जहनी गुलामी से आजाद हो गया। जब तालिबान ने वहां पर सरकार बनाई थी, कितनी बड़ी बात कही थी, आजाद हो गया तालिबान। अब देखिए तालिबान के बारे में आपके एक सांसद मोहसिन डाबर जो हैं वो क्या कहते हैं, मैं आपको सुनाता हूं उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं जिन्होंने अफगान पॉलिसी ड्राफ्ट की है। कैसे हैं वो लोग, मैं चाहता हूं एक बार सुनवाइए। मैं उज़मा जी से सवाल पूछूंगा, फिर उसको दूसरी बार सुनवाइएगा जब मैं टॉस करूंगा। उज़मा जी सुनिएगा इसको ध्यान से, और आप सभी पैनलिस्ट को कहूंगा, सुनिए इनको।
कि जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी बनाई, जिन जिन लोगों ने तालिबान के टेक ओवर को अफगानिस्तान में फैसिलिटेट और सपोर्ट किया और जिन्होंने सेलिब्रेट किया, उन सब के हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं। और ये जो आज पेशावर में हुआ, ये इस सब तबाही और बर्बादी और कत्लेआम के जिम्मेदार वही लोग। ये होगा जो हो रहा है और इससे भी बदतर होगा, अल्लाह ना करे अनफॉर्चुनेटली। और पिछले कई साल से आप भी देख रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, हम बोल रहे थे, और हमें तो फिर यही लगता है कि शायद फिर ये पॉलिसी के तहत ही सब कुछ हो रहा था। तो जिनने अफगान पॉलिसी बनाई उनके हाथ खून से रगे हुए हैं, हालात और बदतर होंगे, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के एक सांसद। उस्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये अफगान पॉलिसी तो आपने भी बनाई, आपकी पार्टी ने भी बनाई, आप भी हुकूमत में थे, नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने भी बनाई, परवेज मुशर्रफ साहब ने, सबने मिलजुल कर बनाई। अब ये हाल क्यों हो गया? आपके ही सांसद कह रहे हैं कि हालात और बदतर होंगे, हम भगवान से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान के साथ कोई गलत घटना ना हो। पहले तो मुझे आप लोगों से बहुत हमदर्दी है, क्योंकि आप लोगों की जो सर मैडम हमदर्दी उन लोगों से रखिए जो 100 लोग हल्कान हो गए और 200 लोग घायल हैं मस्जिद ब्लास्ट से, उनसे रखिए, हमसे मत रखिए। हम तो खाते पीते मस्त हैं। अगर मुझे इनवाइट किया है, थोड़ा सा मुझे मौका दें बात करने का। मैंने बड़े आराम से, प्यार से सबकी बातें सुनी है, तो मुझे भी बात करने का मौका दें, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के ने अभी तक आपके माइंड्स ने एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान एक हकीकत है, ठीक है? तो अगर कोई चिड़िया भी मरती है हिंदुस्तान में तो उसका सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पे डाल दिया जाता है। अब आप अफगान पॉलिसी जो है उसको लेके बैठे हुए, पहले तो आप लोगों को हमारे साथ हमदर्दी करनी चाहिए कि किस तरह से हम खुद टेररिज्म का शिकार हैं, और जो हमारे साथ मुल्क में कल पेशावर में हुआ है, हमारे दिल जख्मी हैं। इस वक्त हमारे दिल रो रहे हैं। हम इस वक्त चाहते हैं कि आप एक अच्छा हमसाया बने और हमसे आप ये बात करें कि जो टेररिस्ट होता है उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई मुल्क नहीं होता, उसका कोई अकीदा नहीं होता। थोड़े दिन पहले आपको मुजाहिद लगते थे, वो टेररिस्ट ही होता है। और ये जो एक लानत है, अब उस्मा जी, मैंने आपको पूरा 1 मिनट दिया है, मेरी बात भी सुन लीजिए। हम भी मेरी बात सुने, हम भी शिकार हैं, आप भी शिकार हैं। पूरी दुनिया में ये जो टेररिज्म है ये एक लानत है, और इस लानत से हमने सबने मिन हैसुल एक ह्यूमैनिटी के हमने इससे लड़ना है, और आपस में हमने जो बॉर्डर्स हैं भाई, आपने सांप पाले, आप चाह रहे थे वो भारत को डसे, अब आपको डस रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है। घर में सांप पालोगे तो यही होगा। क्यों अमित भाई, होगा कि नहीं होगा बताइए? मैं अब अफगान पॉलिसी के मुतालिक मैं आता हूं आपके पास, 75 साल से फिर आता हूं आपके पास, टाइम है। 75 साल से इन्होंने सिर्फ बबूल के पेड़ बोए, 75 साल से सिर्फ बबूल के पेड़ बोए हैं, और आज कुछ और आ ही नहीं सकता। पाकिस्तान में सिर्फ जहर ही उगेगा अब, क्योंकि आपने और कोई वृक्ष बोया ही नहीं है। बाली बॉम्बिंग बताने वाले कि जी आप 26/11, 9/11, सिडनी बॉम्बिंग, लंदन बॉम्बिंग, ब्रसल्स बॉम्बिंग, जर्मन बेकरी बॉम्बिंग, सब बॉम्बिंग में एक कंट्री कॉमन है, उसका नाम है पाकिस्तान। 2021 की यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट है कि दुनिया के 20 कुख्यात आतंकवादी संगठनों में 12 पाकिस्तान से हैं। 40 यूएन डेजिग्नेटेड, टॉप यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्टों में से 36 पाकिस्तानी हैं। और ये बात करते हैं कि हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। जब अफगानिस्तान में तालिबान बेगुनाह लोगों को मार रहा था, तब ये कह रहे थे कि वहां जिहाद चल रहा है, मुजाहिद चल रहा है, इस्लाम के लिए लड़ाई हो रही है। और आज वही तालिबान क्या पाकिस्तान में हमला करता है तो कहते हैं धर्म का कोई मजहब नहीं है। अगर मैं हुजूर के खिलाफ में एक शब्द भी ऊपर नीचे बोल दूं तो मेरे नाम के आगे निकल जाएगा सर तन से जुदा। मगर जैश-ए मोहम्मद हुजूर के नाम पे बेगुनाह लोगों को सैकड़ों की तादाद में मारता है। आज तक उस अजहर मसूद के नाम का फतवा नहीं निकला है, उसे हीरो माना जाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड कहना कि धर्म का कोई लेना देना नहीं है, ये पाकिस्तान में ही दिखता है। और ये वो देश है जो 70 में कह रहा था हम घास खा लेंगे मगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। तो आज भुट्टो की जो प्रोफेसी थी, भुट्टो की जो भविष्यवाणी थी कि हम घास खाएंगे, वो आज सच होती जा रही है, क्योंकि आज पाकिस्तान घास भी खा रहा है और बेगुनाह लोगों की हत्याएं भी हो रही है। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलूंगा हैदर हयात साहब के पास, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हैदर हयात साहब, अभी बोला
भाई एबटाबाद के अंदर ओसामा बिन लादेन पाया गया, वो तो शांति का सबसे बड़ा दूत था भाई, आतंकवादी तो था ही नहीं। आपके यहाँ तो लोग उसको शहीद बोलते हैं कि शहीद हो गया ओसामा बिन लादेन, मार्टर हो गया। फिर मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं, हाफिज सईद आपके यहाँ है, मौलाना मसूद अजहर आपके यहाँ है, सैयद सलाउद्दीन आपके यहाँ है, जकीउर रहमान लखवी आपके यहाँ है, दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ है, अनीश इब्राहिम आपके यहाँ है। हर टेररिस्ट का कनेक्शन पाकिस्तान से मिल जाएगा। क्यों बने ऐसे हालात, बता दीजिए मुझे। और अब पेशावर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दीपक, आपने जो उसामा बिन लादेन के हवाले से सबसे पहले बात की, आपने कहा जी कि उसको यहाँ पर शहीद कहा गया। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन बाद में उसकी डिनाइल स्टेटमेंट भी आ गई कि दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। आप लोग कभी इसको मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने उतना चंकी चलाना होता है जितना आप लोगों को रिक्वायर्ड है, जिससे अच्छा प्रोपेगेंडा किया जा सके। अरे अमेरिका ने कहा भाई पाकिस्तान ने मारा एबटाबाद में, अमेरिका ने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूं भाई, वही अमेरिका जो आपका सबसे बड़ा दोस्त होता था। बात करूं, ये तो एक रियलिटी है। मैं तो इसको डिनाई नहीं कर रहा कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में नहीं मारा गया, बिल्कुल उसामा बिन लादेन एबटाबाद में मारा गया। जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टेररिज्म की जो एक वेव है, इसमें 3-4 फैक्टर्स हैं, हमें ये देखना है कि वो फैक्टर्स हैं क्या। माजी में कुछ गलतियां, अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त हमारी नेशनल असेंबली का एक सेशन चल रहा है और अब से कुछ देर पहले मैं डिफेंस मिनिस्टर हमारे ख्वाजा आसिफ साहब उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त जो है वो स्पीच कर रहे हैं, मैंने भी उनकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ी। पाकिस्तान से माजी में गलतियां हुई हैं और पाकिस्तान बारहा इस चीज का पाकिस्तान को इदराक है कि वो उन गलतियों को अब हम फेस भी कर रहे हैं। अब मसला ये है कि उनसे निकलने के लिए एक टाइम चाहिए, एक सर्टेन टाइम चाहिए। ये 1-2 दिनों में या 1-2 हफ्तों की चीजें नहीं है, ये सालों की गलतियां हैं जो सालों में ठीक होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आज हम इस चीज पर, इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं कि हम लोगों ने इस चीज को रियलाइज कर लिया है कि माजी में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएंगे और जो क्या लेके आ चुके हैं उससे अल्टीमेटली चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। माजी में गलतियां हुई हैं, गलत पॉलिसी, लेकिन अब हम किसी दूसरे की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे और अब हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे किसी को कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर आकर टेररिज्म करवा दे और उसके बाद वो खुद चुप कर बैठा रहे और वो खुद सोचे कि अब उसके साथ कुछ नहीं होगा। अब हम ये भी देख रहे हैं कि कौन किस तरह के इंसिडेंट्स के पीछे किस किस का हाथ है, किस तरीके से ये टीटीपी हो जाए या टीटीपी ऑब्लिक में रॉ कहूं क्योंकि रॉ फंड करती है इसको, और यहाँ पर तो स्मेल भी साहब आपने लगातार 2 मिनट बोला है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं आपको। आपने एक जुमला जरूर सुना होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बड़ा फेमस है, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं कि आपने अपनी गलतियों को समझते ही बहुत देर कर दी है। क्या ये हकीकत है कि आगे क्या होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच ये बड़ी बहस हो रही है और आज का मुद्दा बड़ा साफ है। पेशावर 100 लोग मारे गए मस्जिद पर हमले के बाद, 200 लोग घायल हैं। अब सवाल ये है, पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को अपने घर में पाला, आज वो उनके घर को ही तबाह कर रहे हैं, भस्मासुर बन गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएं। अभी अभी एक एक्सपर्ट ने बड़ी बात की और अच्छी बात की कि हाँ, पिछले समय में हमसे गलतियां हुई है, ये सालों की गलतियां हैं, सालों में ठीक होगी। सर, मैं आपको बताऊंगा आगे, एक बहुत ही फेमस सेइंग है भारत के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बता दूं मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब मेरे साथ हैं, अमित रैना है जो कि कश्मीरी पंडित है, बहुत अच्छी तरह से सिक्योरिटी नज़रिए को समझते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। मेरे साथ हसन दुर्रानी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है। इरशाद अहमद साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, PMLN के नेता हैं जो सत्ताधारी पार्टी है। उज़मा करदार जी मेरे साथ हैं, PTI के लीडर हैं। मेरे साथ हैदर हयात साहब हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। उन्होंने माना कि हाँ, पास्ट में हमसे गलतियां हुई हैं, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में भी हमको सोचना चाहिए कि एक न्यूक्लियर नेशन है और हमारा पड़ोसी भी। सीधे मैं चलूं उससे पहले मैं बताता हूं कि पाकिस्तान के पत्रकार इस पेशावर ब्लास्ट के बाद
क्या कह रहे हैं इन आतंकवादियों के बारे में, क्या सवाल पूछ रहे हैं अपने एक्सपर्ट से। ये मैं रेफरेंस बता दूं, ये जो पत्रकार है इनका नाम है सलीम बुखारी, ये एक पैनल पर बैठे हुए हैं और अपने एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं कि अब तो ये कहा जा रहा है कि ये जो आतंकवादी हैं हमने ही उनके यहाँ भेजे हैं और वहां से ही हमारे यहाँ आ रहे हैं। क्या कहना है उनका, आप खुद सुन लीजिए। काबुल में जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनसे हमारी हुकूमत बार बार ये कह चुकी है, अस्करी क़यादत भी कह चुकी है कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। इसका जवाब हमें हर दफा ये मिला है कि जनाब ये लोग आप ही के लोग हैं, आप इनको यहां से ले जाएं। तो भाई तहरीक तालिबान आप ही के लोग हैं इरशाद साहब। तालिबान कह रहा है, तालिबान हाय तौबा कर रहा है कि ले जाइए आप इनको हमारे यहां से। कैसे कैसे आपने जो है पाल के बड़े किए हैं। हिलेरी क्लिंटन ने सही कहा था, सांप पाले हैं आपको भी डस सकता है, पड़ोसी कोई नहीं डसेगा। बात ऐसा है कि तालिबान इल्म हासिल करने वाले को कहते हैं, जो दहशतगर्द हैं उसका वो अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि उसका ना कोई ईमान होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई धर्म होता है, ना ईमान होता है, ना दहशतगर्द मुसलमान होता है, ना हिंदू होता है, ना सिख होता है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द होता है और वो दहशतगर्द जालिम होता है जो जुल्म करता है, इंसानों को कत्ल करता है। मैं आपके प्रोग्राम में पहले तो हम कहते थे आपको कि दहशतगर्द ना भेजे भारत में, यही तो हम आपको कहते थे इरशाद साहब कि दहशतगर्द ना भेजे हमारे यहाँ। आप उनको मुजाहिद कहते थे, फ्रीडम फाइटर्स कहते थे। आगरा समिट क्यों फेल हुई है, मैं मौजूद था आगरा में इरशाद साहब। आप दहशतगर्द भेजते हैं, आप हम पकड़ते हैं, हम मारते हैं, और अब खुदा की कसम वो हाल करेंगे दहशतगर्दों का अगर मेरे मुल्क में, अगर मेरी सरहदों के करीब भी कोई आएगा। और ये जो धमाके करने वाले हैं इंशाल्लाह ये भी जल्दी हम पकड़ लेंगे और बताएंगे कि किसने भेजे ये लोग। ये आप नहीं मान रहे हैं। इरशाद साहब को फ्रेम में रखिए और जरा एक बार आप अगर अंगार भेजेंगे तो मैं अंगार ही दूंगा आपको, फिर अंगार के बदले में। अंगार लीजिए, अंगार लीजिए। मोहसिन डाबर साहब की पहली वाली बाइट लगवा दीजिए, रन में फिर से लगा दीजिए। मोहसिन डाबर साहब की पहली वाली बाइट लगवा दीजिए, इरशाद साहब को सुनाते हैं, सुनिए। इरशाद साहब को फ्रेम में रखिएगा। Who is responsible for that? पहले तो आप कहते थे कि भाई वो रॉ की सपोर्टेड, हिंदुस्तान की सपोर्टेड हुकूमत है, हिंदुस्तान नवाज हुकूमत है। ये तो आपके चहीते हैं, इनको लाने में तो आपने बुनियादी किरदार अदा किया पाकिस्तान में। फिर आप उन लोगों को तो सजा दें ना जो रिस्पॉन्सिबल थे उस पूरे अमल में। बताइए इरशाद साहब, आप ही के लोग कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो कह रहे हैं इनके कोई मफाद होंगे, इनके पीछे इनको कोई काम होगा। जब कोई काम लेना है तो उल्टा सीधा बोलना है मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। और जो तालिबान थे, जो जिन लोगों का काबुल था, उन्होंने काबुल आप लोगों से लिया। आपको ख्वारी इसलिए हो रही है, अरबों डॉलर आपका डूब गया अफगानिस्तान में, आप वो रिवेंज हमारा अरबों डॉलर डूब गया, आपको क्यों फिक्र हो रही है सर? हम तो खाते पीते घर के हैं, हमारे हर आदमी पेट भर के खा के सोता है। आपकी चीखें निकल, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खा के सोते हैं। अभी भी प्रोग्राम के दौरान भी मैं खा रहा था, कुछ ड्राई फ्रूट खा रहा था बैठा हुआ, जब आपने वक्फा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छा खाते हैं। मैं सीधे अमित रैना के पास चलता हूँ। अमित जी बताइए, अमित जी बताइए, उस दिन हमारे इरशाद साहब ने जो है कोरमा खाया था, अभी बात कर रहे हैं, अभी ड्राई फ्रूट खाया। अब मुझे बताइए कि क्या आम पाकिस्तानी को ये खाना मिल रहा है? नहीं, 340 रुपए प्याज है जी इस समय लाहौर की मंडी में। ये पता नहीं ये वही पाकिस्तानी खा सकता है जो जिसका मंसूबा अपनी आम जनता के साथ नहीं है। 340 रुपए प्याज चल रहा है, टमाटर 280 रुपए चल रहा है, और ये बैठे ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, जहां आधी जनता लड़ाई लड़ रही है आधे किलो आटे के लिए, 1 किलो आटे के लिए। और अभी बात कर रहे थे तालिबान की कि हमारे अरबों रुपए डूब गए, तालिबान ने इस्लामिक जिहाद जीत लिया अफगानिस्तान में। और वही तालिबान जब पाकिस्तान में बम फोड़ रहा है, आपके लोगों को मार रहा है, तब आप कह रहे हैं कि धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये आप वो कौम है, आप वो कौम है जो जानबूझ के सो रही है। आप जागना नहीं चाहते हैं, आपको जगाने का प्रयास भी करें ना तो भी आप जागना नहीं चाहते, क्योंकि आपने जानबूझ के आंखें मूंद रखी है। हुसैन रजवी जाके तारीख टीएलपी के नेता कहते हैं एक हाथ में कुरान रखो, एक हाथ में एटम बम रखो और दुनिया से पैसे छीन लो। ये सोच है आपके नेताओं की। आपको क्या लगता है दुनिया बेकार बैठी है कि आप एक हाथ में कुरान लेके चलेंगे, एक हाथ में एटम बम की सूटकेस लेके चलेंगे और दुनिया आपको पैसे दे देंगे? जो ये सोच लेकर चलते हैं वो अपने आम लोगों के लिए क्या क्या
क्या क्या दुश्वारियां लाते हैं, ये आप जानिए। सोचिए क्या हाल है। मुझे आज तक रोना आता है। 2014 में 150 बच्चे मारे गए, उसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली है। 150 बच्चे, बेगुनाह बच्चे, भगवान खुदा का रूप होते हैं वो बच्चे, वो मार दिए गए, फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुली। आतंकवाद को निरंतर सपोर्ट करते रहे आप। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं हसन दुर्रानी साहब के पास। हसन दुर्रानी साहब, क्या ये एक हकीकत नहीं है जो अभी अमित रैना ने बयां की? उज्मा जी मैं आ रहा हूं उसके बाद सीधे आपके पास। देखिए, जो है मुझे वो एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है और बहुत अच्छी उन्होंने पॉलिटिकल बातें की हैं। जैसे उन्होंने कहा कि उनका दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है, तो सर देखिए, खून का आंसू तो मेरा दिल भी रोता है जब मैं अपने मुल्क में देखता हूँ और अपने हमसाया मुल्क में देखता हूँ कि जहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और उसमें से कितने सारे लोग थे वो सड़कों के ऊपर रह रहे हैं और बगैर खाने की जिंदगी गुजार रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो वहाँ पे प्रॉब्लम है वो भी सबके साथ है। पाकिस्तान के अंदर अगर आजकल अगर कुछ हालात खराब है तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर 340 रुपए किलो प्याज है, 280 रुपए किलो टमाटर है तो ठीक है, वो इस मुल्क के है, इन्होंने जो हरकतें की है वो उसको भुगतेंगे, इसलिए आप टेंशन ना लें। देखिए, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में से अगर कुछ लोग भूखे अगर आपके रह रहे हैं तो अगर उसकी परसेंटेज निकालें तो मैं पाकिस्तान के मुकाबले में आपकी परसेंटेज काफी ज्यादा है इस मामले में। दूसरी बात ये, अगर मैं आता हूँ दोबारा दहशतगर्दी के बारे में, जैसे आपने दीपक साहब आपने बार बार एक ही बात कही है, मेरे भाई जो दीपक है उन्होंने, कि जी पाकिस्तान के अंदर होता है। सर देखें, ये वही तालिबान है ये जिनको के स्टेट गेस्ट के तौर पे व्हाइट हाउस के अंदर बुलाया जाता था, और बार बार आप हिलरी क्लिंटन की बात को कोट कर रहे हैं कि जनाब हमने बैकयार्ड के अंदर जो सांप पाले हैं, तो सर ये हमने नहीं पाले थे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इन्फोर्स कर दी जाती हैं, ठीक है। और पाकिस्तान, अगर अमेरिका आपका दोस्त है और आपका बहुत अच्छा कोलिजन पार्टनर है, तो एक जमाने में पाकिस्तान, बल्कि आज का दिन भी जो है वो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के बहुत अच्छा कोलिजन पार्टनर है। लड़ाई जो थी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने लड़नी थी, अगर पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ वो लड़े हैं वहां पे, और वही लोग जिनको के इनकी जरूरत थी, जब तक अमेरिका को उनकी जरूरत थी, अमेरिका ने उनको अपने सर पे बैठाया हुआ था, अपने बाप का दर्जा दिया हुआ था। जब वो जरूरत खत्म होगी तो फिर अब होता है ऐसे ही है जैसे हैदर ने बात की है, बिल्कुल हैदर हयात साहब ने उसकी जब अमेरिका आपको मदद कर रहा था, करोड़ों डॉलर दे रहा था, बिलियन ऑफ डॉलर, तो आप अपनी इकोनॉमी मजबूत कर लेते ना। आप नहीं बोलते हम घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, अब वही नौबत आ गई है। हसन साहब थोड़ी मतलब आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अगर ये सोच होगी कि सूखी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी घास की रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे, तो अब एटम बम रखिए एक हाथ में अपना कुरान शरीफ रखिए और पैसा लेने जाइए लोगों से। मुझे एक बात बताएं दीपक, भुट्टो जो है वो कब फोत हुए थे या उनकी असैसिनेशन कब हुई थी, कौन सी ईयर में हुई थी? और तालिबान जो थे उनका ज़हूर जो था वो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जो कराया वो कब हुआ था? और अल्लाह के बंदे, मैं नहीं जा रहा, चलिए बहुत पुरानी बात है, अच्छी बात है, आप सब आराम से रहें, आप सब सुकून से रहें, आप क्या खूब जैसे इरशाद साहब क्या बन रहा है वैसे आप क्या खूब कोरमा बने, ड्राई फ्रूट आप खाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये दुआ करूंगा, लेकिन जनरल सिन्हा दुआ नहीं करेंगे, आप कम से कम अपनी तारीख को दुरुस्त कर लें, अपनी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त कर लें। भुट्टो जो थे वो 1977 में उनको फौत हो चुके थे और तालिबान जो है वो तो 1980s के बाद। चलिए मैं दुरुस्त कर लेता हूँ भाई, आपका ये नारा लगा था कि नहीं लगा था जब आपने एटम बम बनाया, वो सबने बोला मत बनाओ, बोले नहीं साहब हमको तो बनाना पड़ेगा, हिंदुस्तान ने बना लिया, करना ही भुट्टो ने शुरू करा था। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप ये अमित साहब मुझे इतना बता दें कि क्या हिंदुस्तान के अंदर कितनी आबादी है जो कि रात को पेट भर के खाना खाती है, कितनी आबादी है बगैर झोपड़ी के, बगैर घर के, बगैर। हमारे यहाँ आटे के लिए लड़ाइयाँ नहीं होती है, ठीक है, हमारे मैं जनरल सिन्हा के बात करता हूँ, जनरल सिन्हा हमारे यहाँ केक खाते हुए ये नहीं बोलते कि गरीब हैं, टमाटर क्यों खा रहे हो, केक खा लो, प्याज क्यों खा रहे हो, ड्राई फ्रूट खा लो। हमारे यहाँ ये नहीं होता है। खुदा के लिए शर्म करें आप, टीवी में बैठ के कहते हैं खुदा के लिए शर्म करें। पेशावर पुलिस स्टेशन में अभी नहीं खा रहे हैं, ये सोच लाशें पड़ी हैं और आप बात कर रहे हैं आज। हसन साहब रुक जाइए, मैंने आपको इतना वक्त दिया, जनरल साहब को सुनिए, जनरल साहब बोलिए। सुनिए दीपक जी, क्या ये दुरानी साहब, हसन साहब क्या बातें कर रहे हैं? उनकी लाशें अभी पड़ी भी हैं, अभी वहां पेशावर के पुलिस लाइन मस्जिद में वहां निकाली नहीं गई, और ये बातें कर रहे हैं कि भारत में कितने लोग खाना नहीं खाए। अरे कौन सी बात है? हम बैठे हैं डिस्कशन के लिए। देखिए दीपक साहब,
1 जनवरी 2023 को टीटीपी ने एक पैरेलल गवर्नमेंट मुकर्रर कर दिया। उन्होंने 2 जोन बना दिए, जिसमें से पेशावर, गिलगित बाल्टिस्तान, मलकान और जो मकरान का हिस्सा था उसका एक हिस्सा, दूसरा डेरा इस्माइल खान से लेकर के उनको कह दिया ये इंडिपेंडेंट हो गए। हमने कैबिनेट बना दी, हमने सरकारें बना दी, इसके अंदर हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है। जो आप आज देख रहे हैं, जिसके लिए आप बैठे हैं, समझिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान है क्या। ये किसी ने कहा कि तालिबान का मतलब स्टूडेंट, एब्सोल्युटली। ये देखिए, ये पूरे जो खैबर और पख्तूनख्वा के अंदर में जिसको पाका फ्रीजन कहते हैं, उनके मदरसों में ये पाले गए जिहादीज हैं, जिनको जिहाद की ट्रेनिंग करके पूरे विश्व में फैलाया इन्होंने। और उसका एक धड़ा था जो पाकिस्तान का, ये मार दिया था इनकी आर्मियों ने। 2014 में आपको याद होगा ऑपरेशन जरबे अजब चला था इनका, या ऑपरेशन खैबर 1 चला था, उसमें तकरीबन इन्होंने खत्म कर दिया था आफ्टर पेशावर स्कूल के बाद में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। मगर क्या किया, यही इमरान खान ने, आप कहते हैं ना कुत्ते के दुम को कितने बार भी आप सीधा करो तो सीधा नहीं होंगे। आज के दिन में जो आप बात कर रहे हैं कि कल ये फिर काटेंगे, इन्होंने फिर से इसको जगाया 2021 में जब बॉस्टॉप ऑपरेशन चल रहा था अमेरिका का, तो इमरान खान साहब ने और इनके कुरैशी साहब ने और इनके जो उस समय ISI के थे वो फैज हमीद साहब ने ये कहा कि देखो मौका मिल गया, हम तो जंजीर काट देंगे अमेरिका का, जंजीर काट देंगे गुलामियों का। और फिर से पैदा किया पाकिस्तान के अंदर में पंजाब के तालिबान का नाम, इनको पता होगा पैनलों में, बहुत लोग नहीं जानते स्ट्रेटेजिकली, उनको दफना दिया गया था, उनको पैदा किया फिर से। और 37 ऑर्गेनाइजेशन भेजे इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर में, जो हकानी नेटवर्क को इन्होंने जिंदा किया फिर से, वही काट रहे हैं अब। ये क्या बातें करते, देखिए बातें हम पीछे बात करेंगे, अभी उजमा जी कुछ और बताएंगी भारत के बारे में बात। ये जो चीजें हैं फिर से आई है, और ये फिर से आने के बाद इसमें IS कोई बात नहीं कर, KP का खुरासान प्रोविंस को इन्होंने खड़ा किया है, अल कायदा खत्म हो गया, वो तो पूरा विश्व में फैला दिया इन्होंने। या ISI अभी नया जो चीज इन्होंने शुरू किया है एपी सेंटर में, उसकी बात होनी चाहिए, और वही बात कर रहा है पूरा विश्व के अंदर में स्ट्रेटेजिकली, जो अफगानिस्तान से आता हुआ और फिर से इसी इलाके से जो मैंने बताया 2 जोन से ये पूरे विश्व में जो फैलेगा, इनको तो खत्म कर ही देगा। देखिए बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल गया, जो मैंने बताया बोथ जोन्स निकल गए इनके हाथ से। अब बात यह है कि ये बचेंगे कैसे, ये चीजें हम जनरल सिन्हा आज यहीं पर रुकते हैं। हमारे एक गेस्ट ने कहा, हैदर हयात साहब ने, कि हाँ माजी ने गलतियां की है, यानी हमसे पिछले सालों में या पास्ट में कुछ गलतियां हुई है, भूतकाल में कुछ गलतियां हुई है, लेकिन हमारे यहाँ एक सेइंग है ना, हमारे कहते हैं लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई, और पाकिस्तान ने ये गलती तो सालों की है, तो सालों सजा भी पानी पड़ेगी। लेकिन हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जल्दी ही इन चीज़ों को हैंडल कर पाए, किसी भी मासूम इंसान की जान ना जाए। लेकिन चलते चलते सोचिएगा जरूर, आतंक एक ऐसा नासूर है जिससे पूरी दुनिया परेशान है, और अब सारी दुनिया भी मानती है कि पाकिस्तान आतंक को शरण देता रहा है। आतंकी हमलों की साजिशें वहाँ बुनी जाती है जहाँ खुद पाकिस्तान के पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ आतंकियों को अपना हीरो बता चुके हैं। ऐसे में ये बात कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है, क्या इसके सहारे उसे पूरी दुनिया में सहानुभूति मिलेगी? सोचिएगा जरूर। पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों आतंकी हमले होते हैं, लेकिन वहाँ की सरकारें फिर भी आतंकवाद पर सख्त क्यों नहीं है? क्यों हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी वहाँ पर मेहमान बने बैठे हैं? क्यों मुंबई हमलों के गुनहगार दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने दामाद बनाकर रखा है? सोचिएगा जरूर, क्या बिना आतंकी के पाकिस्तान का जीना मुश्किल है? कसम संविधान की में आज इतना ही, लेकिन कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।